Assalamu alaikum. Today our topic is spinal cord motor functions, the cord reflexes, chapter number 55, Guyton, motor physiology. ठीक है, ये हम स्टार्ट करने लगे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस चैप्टर के जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ये वाला, इसके अंदर ये लिखा हुआ है बेसिकली कि हमारे जो बेसिकली सारे फंक्शंस ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में है, बट द मोटर फंक्शन इज इंटायरली जो हमारा, अगर उसको हम उसकी इनिशिएशन और उसकी प्रोपगेशन के बारे में बात करें तो वो स्पाइनल कॉर्ड के हाथों में ही है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रेन को हम बिल्कुल ही लेफ्ट ओवर छोड़ दें. जैसे अगर हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं तो मूवमेंट सारी स्पाइनल कॉर्ड करवा रहा है. बट अगर हम वॉक कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, कब करना है, किस डिग्री तक कौन से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये प्लानिंग सारी हमारा ब्रेन ही कर रहा होता है. बट उस मूवमेंट को ऑब्वियसली इनिशिएट करवाने में और उस मूवमेंट की जो फर्दर उसकी प्रोपगेशन हैं वो सारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा के बारे में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि ब्रेन इज़ द कमांड सेंटर. ठीक है, और जो है वो स्पाइनल कॉर्ड उस पर जो है वो अमल करती है. उसके बाद है कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. वो मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ. हम एनाटॉमी में इसको बहुत डिटेल से पढ़ भी चुके हैं कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आउटसाइड इज़ द वाइट मैटर. ठीक है, और हमारे पास इनसाइड इज़ द ग्रे मैटर. ये जो ग्रे मैटर है इसके भी दो पार्ट्स हैं. देयर इज़ अ एंटीरियर हॉर्न एंड देयर इज़ अ पोस्टीरियर हॉर्न. ये हमारे पास एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है. पोस्टीरियर हॉर्न सेंसरी होता है, एंटीरियर हॉर्न मोटर होता है. बिकॉज वी आर नाउ टॉकिंग सेंसरी फिजियोलॉजी हमने कर ली. ठीक है, यहाँ पर पढ़ना है कि जो मोटर वाला हॉर्न है ये वाला, उसको वो इनोवेट करे होते हैं, किस तरह से उनकी फंक्शनिंग होती है. सो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड की जनरल अरेंजमेंट है. ठीक है, उसके बाद यही लिखा हुआ है देयर आर एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, और एंटीरियर मोटर न्यूरॉन में हमारे पास दो ही तरह के न्यूरॉन्स आते हैं. ठीक है, उसमें हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एंड गैमा मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, इसके अलावा कुछ इंटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ से निकल नहीं रहे होते, बट एट द सेम लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास इसके. उसके बाद हमारे पास आता है, अब जो दोनों मोटर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न से निकल रहे हैं, उन दोनों को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं. सो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं. अल्फा मोटर न्यूरॉन्स टाइप ए अल्फा फाइबर्स होते हैं, यानी ये सबसे फास्टेस्ट फाइबर्स होते हैं. फिर इनका डायमीटर लिखा हुआ है. ठीक है, और ये वही वाले फाइबर्स हैं जो हम मसल्स जब पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं कि मोटर यूनिट बनता है, एक मोटर न्यूरॉन आ रहा होता है, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स को इनोवेट कर रहा होता है और वो सारे एक साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको मोटर यूनिट कह रहे होते हैं. तो ये वही मोटर यूनिट बनाने वाले जो हैं हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं. ठीक है, हमारे पास मसल के अंदर ना बेसिकली दो तरह के फाइबर्स होते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं. ठीक है, अब मैं आपको उनका डिफरेंस बताऊँ तो वो क्या होते हैं. वो हमारे पास जैसे, अब अगर हमारे पास ये मसल है एक, ठीक है, इस मसल के अंदर डिफरेंट मसल फाइबर्स है. ये मैं वो मसल फाइबर्स बना रही हूँ. ठीक है, वो काफ़ी सारे हो सकते हैं, बंडल्स की फॉर्म में वो अरेंज हुए हैं. अब इन्हीं के अंदर, इन्हीं मसल फाइबर्स के अंदर कहीं पर हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ मसल फाइबर्स होंगे जिनके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स नहीं होंगे. दे आर अनेबल टू कंट्रैक्ट, बट उनके अंदर रिसेप्टर प्रॉपर्टीज़ होगी और उनको हम कहेंगे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स. यानी ये मसल फाइबर्स को हम फ्यूजल कह रहे हैं. तो इंट्राफ्यूजल यानी इनके दरमियान में कहीं कहीं वो जो है वो पड़े होंगे, तो दे आर इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स. ठीक है, उनका फंक्शन क्या होता है कि वो डिटेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर भी हो सकते हैं, टेंडन में भी हो सकते हैं. टेंडन में होंगे तो उनको गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स कहते हैं, और इधर हम उनको मसल स्पिंडल्स कहते हैं, एंड दे आर स्पेशल रिसेप्टर्स. ठीक है, उसके बाद अगर हम वापस आएँ अपने अल्फा मोटर न्यूरॉन्स पर, तो जो दूसरे मसल फाइबर्स हैं इंट्राफ्यूजल के अलावा जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल फाइबर्स, वो सारे हम उनको कहते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स. तो जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, ये हमारे एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स को इनोवेट कर रहे होते हैं. ठीक है, जब ये सिग्नल देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. उसके बाद है गैमा मोटर न्यूरॉन. गैमा मोटर न्यूरॉन्स, अभी मैंने जो आपको इंट्राफ्यूजल फाइबर्स बताए हैं, जैसे मसल स्पिंडल है, जैसे गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, इनको इनोवेट करने वाला जो मोटर न्यूरॉन है वो है गैमा मोटर न्यूरॉन. अभी मैंने बताया कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर गैमा मोटर न्यूरॉन का क्या फ़ायदा. असल में उनके भी दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, अगर मैं वापस आऊँ डायग्राम पर, तो जिनका ये जो, अगर मैं साइड पर बनाऊँ एक इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर, तो इनका जो सेंट्रल कोर होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट इनके टर्मिनल एंड थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो वहाँ पर जो है वो गैमा मोटर न्यूरॉन इसको सप्लाई करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैमा मोटर न्यूरॉन का, वो भी अभी हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर. तो दिस इज़ द इनोवेशन. तो गैमा मोटर न्यूरॉन उनको इनोवेट करा होता है. गैमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ए गैमा फाइबर्स होते हैं. ठीक है, उसको अल्फा किस लिए कह रहे थे, उसके अंदर ए अल्फा फाइबर्स है और इसके अंदर ए गैमा फाइबर्स हैं. दोनों ही एंटीरियर हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होते हैं. उसके बाद हमारे पास है इंटर न्यूरॉन्स. मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगी, वो अभी हम डिटेल से मसल स्पिंडल्स को भी पढ़ते हैं. फिर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं. इंटर न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है, ये इनके पास कॉर्टेक्स ब्रेन से मैसेज आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के उस लेवल पर, सेंसरी न्यूरॉन से टर्मिनेट कर रहा है इंटर न्यूरॉन पर. अगर मैं इधर इस डायग्राम पर वापस आऊँ तो ऊपर से भी आ रहा है, सेंसरी से भी आ रहा है, विद इन द स्पाइनल कॉर्ड भी कई सारे पाथवेज हैं. तो जो ये इंटर न्यूरॉन, ये देखिए कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी इस इंटर न्यूरॉन को इनोवेट करे. तो ये इंटर न्यूरॉन हर जगह से मैसेज रिसीव करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और फिर मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है, ताकि जो मूवमेंट हमने करवानी है, किस डिग्री तक करवानी है, उन सब चीज़ों को माइंड में रखकर फिर ये करवाता है. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ऊपर से मैसेज आया है और इसने डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर दिया है. दिस इज़ नॉट लाइक दैट.
तो ये इसका फंक्शन है। ये पूरा यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इंटरन्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है, यू कैन गिव इट अ रीड। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि डिफरेंट पाथवेज होते हैं इसके, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। ये हमने उसमें भी पढ़ा था साइनैप्स में कि डाइवर्जिंग क्या होता है, फैला देना सिग्नल को, कन्वर्ज करना यानी कई सारी जगहों से सिग्नल आ रहा है और आप उसे किसी एक नर्व फाइबर पर कन्वर्ज कर रहे हैं। और रेपिटेटिव डिस्चार्ज, समेशन में भी रेपिटेटिव डिस्चार्ज होता है कि हम उसको ऐड कर देते हैं। तो दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो ये भी हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रेंशो सेल्स। रेंशो सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं विद इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर रेंशो सेल्स तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन रेंशो सेल्स यहाँ पर इन्हीं ट्रैक्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। उन रेंशो सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इफ आई रिमूव ऑल दैट, तो रेंशो सेल्स क्या करें, हमारे पास ये जो एक्सॉन निकल रहा होता है ना, ये गैमा मोटर न्यूरॉन का, ठीक है, ये गैमा मोटर या अल्फा मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन निकल रहा है। तो असल में रेंशो सेल्स अंदर पड़े हैं और रेंशो सेल्स यूं करके ना अंदर डिस्पर्स पड़े हुए हैं। इन एक्सॉन से एक कोलेटरल ब्रांच निकलती है जो कि इन रेंशो सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। और ये रेंशो सेल्स क्या करते हैं फिर, जो दूसरे मोटर न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, लेट्स सपोज ये जा रहा है बाइसेप्स को, ठीक है, ये अल्फा मोटर न्यूरॉन जा रहा है बाइसेप्स को इनर्वेट करने। जब ये एक्टिवेट हुआ, इसने बाइसेप्स को इनर्वेट करना था, साइमल्टेनियसली इसने कोलैटरल ब्रांच दी जिसने रेंशो सेल्स को एक्टिवेट किया। रेंशो सेल्स जो इसी दूसरे मसल फाइबर्स तक, लाइक अगर कोई ट्राइसेप्स तक मसल जा रहा है, फाइबर ट्राइसेप्स को इनर्वेट करने, या दूसरे मसल तक जा रहे हैं, रेंशो सेल्स साइमल्टेनियसली उन सबको इनहिबिट कर देंगे ताकि हमारे पास एक फोकस्ड सिग्नल हो जो बाइसेप्स तक ही जा रहा हो। इस प्रोसेस को हम लेटरल इनहिबिशन कहते हैं। ये हमने सेंसरी में भी पढ़ा था कि जब एक ट्रैक्ट ऊपर जा रहा होता है तो वो लैटरल इनहिबिशन से दूसरे ट्रैक्ट को इनहिबिट कर देता है ताकि उसी ट्रैक पर फोकस रहे और वो सेंसेशन हमें फील हो सके। इसी तरह मोटर सिस्टम में भी लैटरल इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट है और वो कौन से सेल्स के जरिए से है, रेंशो सेल्स के जरिए से है। सो दिस इज व्हाट रेंशो सेल्स इज। ठीक है, अगर हम यहाँ से रीड करें तो देर ऑल्सो लोकेटेड इन द इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन क्लोज एसोसिएशन विद द मोटर न्यूरॉन्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल न्यूरॉन्स कॉल्ड रेंशो सेल्स almost immediately after the anterior motor neuron axon leaves the body of neuron. Collateral branches from the axon pass to adjacent Renshaw cells. Renshaw cells are inhibitory cells that transmit inhibitory signals to the surrounding motor neurons. The stimulation of each motor neuron tends to inhibit adjacent motor neurons, an effect called lateral inhibition. और आगे वही बताया हुआ है कि हमने सेंसरी में भी ये बात पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हो गया रेंशो सेल्स। उसके बाद मल्टी सेगमेंटल कनेक्शंस। अगर आपको याद हो तो जब सेंसरी में हमने पढ़ा था तो हमने ट्रैक्ट ऑफ लिजॉर्ड्स की बात की थी। तो क्या होता है कि जब सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है तो थोड़ी सी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन तो वो ब्रेन तक जानी है, जो थोड़ी बहुत है वो स्पाइनल कॉर्ड के थोड़े से ऊपर 2-3 सेगमेंट्स तक और थोड़ा सा नीचे डिसेंड करती है और डिस्पर्स होती है, जिसको हम डोर्सल ट्रैक्ट्स ऑफ लिजॉर्ड कह रहे होते थे। इसी तरह मोटर में भी क्या होता है कि जब एक मोटर सिग्नल आता है तो वो जो मोटर सिग्नल है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मल्टी सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइक ऊपर वाले सेगमेंट्स में भी जाएगा, नीचे वाले सेगमेंट्स में भी जाएगा। और इसका फंक्शन क्या है, वही फंक्शन है जो सेंसरी में था, कोऑर्डिनेशन। और कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं जिनके अंदर हमें स्पाइनल कॉर्ड के एक से ज़्यादा सेगमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पॉलीसिनैप्टिक रिफ्लेक्सेस हैं, तो उनके लिए भी जो है वो हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो उनके लेवल्स तक हम मोटर न्यूरॉन्स की ब्रांचेस लेकर जा रहे होते हैं। तो इसको, और इन फाइबर्स को हम प्रोपियोस्पाइनल फाइबर्स कहते हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द मूवमेंट। और मल्टी सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस में भी इनका जो है वो रोल होता है। सो दिस इज व्हाट मल्टी सेगमेंटल कनेक्शंस फ्रॉम वन स्पाइनल कॉर्ड लेवल टू अदर लेवल्स ऑफ अदर लेवल्स व्हिच इज नोन एज प्रोपियोस्पाइनल फाइबर्स। उसके बाद आ जाते हैं मसल स्पिंडल्स और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स पर कि ये क्या होते हैं, इनकी क्या फंक्शन है और किस तरह से ये वर्क करते हैं, डिफरेंट रिफ्लेक्सेस। तो पहले हम मसल स्पिंडल्स को डिटेल से पढ़ेंगे। मसल स्पिंडल्स क्या होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि मसल स्पिंडल्स, इस डायग्राम के अंदर मैंने बताया कि ये जो मैंने बनाए थे ये क्या थे, मसल स्पिंडल्स थे। ठीक है, जो कि अंदर मसल के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, विद इन द मसल प्रेजेंट होते हैं, बट इनमें एक्टिन मायोसिन नहीं होता, दे आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। दैट्स वाई जब मसल, अच्छा ये अटैच कैसे होते हैं, ये मसल के साथ अटैच होते हैं। और ये किस तरह से अटैच होते हैं वो बताती हूँ आपको। इनकी अटैचमेंट इनके फंक्शन को डिस्क्राइब करती है कि अगर हमारे पास ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो मसल स्पिंडल है ना वो इस तरह से अटैच होता है इसके टर्मिनल एंड्स के साथ। ठीक है, इस तरह से जब ये अटैच होता है ना तो क्या होता है कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता तो इसके फाइबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये करीब आ जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा ये मसल स्पिंडल। जब ये मसल स्पिंडल कंप्रेस हो जाएगा ना तो इसको सिग्नल मिलेगा सेंसरी, और ये रिसेप्टर रह चुके तो इसने उसको सेंस करना है और नर्व इंपल्स जनरेट करनी है, और वो नर्व इंपल्स जाएगी टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज एन एफरेंट पाथवे। ठीक है, तो ये एफरेंट नर्व जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरप्रिटेशन होगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो मोटर आएगी इंपल्स टुवर्ड्स द मसल, के मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन करता है। अब इन रिसेप्टर्स का मकसद क्या है, मकसद ये है कि जब भी आपने कोई कंट्रैक्शन, कोई भी मसल को कंट्रैक्ट करवाना है, कोई भी मूवमेंट करनी है, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो मसल पहले किस हालत में है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसमें कितनी डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन इज नीडेड टू कंट्रैक्ट इट मोर। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन मसल की तरफ से जो चीज़ लेकर आ रही होती है, जो रिसेप्टर्स लेकर भेजते हैं सिग्नल, दीज आर मसल स्पिंडल्स एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स।
ठीक है, और ये मैं बताते हैं जो मसल स्पिंडल्स हैं, क्योंकि दे आर इन रिस्पॉन्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो ये मसल की जैसे ही लेंथ में चेंज आएगा, ये उसको सेंस करेंगे, लेंथ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ भी सेंस करते हैं। जबकि जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन है वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो टेंडन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और टेंडन जब बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेच होगा तब टेंडन के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी, और वो उस टेंशन को सेंस करते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंशन को सेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो एक्सेसिव स्ट्रेचिंग के केस में स्टिमुलेट होते हैं, नॉर्मली वो स्टिमुलेट नहीं होते। ठीक है, तो ये इनके जो है ये फंक्शन है। उसके बाद आ जाता है रिसेप्टर फंक्शन ऑफ द मसल स्पिंडल। ठीक है, ये मैंने आपको पैराग्राफ बता दिया है इन वर्बली। उसके बाद है रिसेप्टर फंक्शन ऑफ मसल स्पिंडल। अब मसल स्पिंडल किस तरह से वर्क करता है, अगर आप यहाँ से मसल स्पिंडल की ये वाली डायग्राम देखें तो इससे आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ आएगा। जो मसल स्पिंडल होता है ना, दो तरह के इसमें फाइबर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इटसेल्फ फाइबर होता है, तो ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये न्यूक्लियर बैग फाइबर हो सकता है, ठीक है, ठीक है, या ये न्यूक्लियर चेन होगा। चेन आपको नजर आ रहा है, सिंपल चेन है, और बैग में थोड़ी सी सेंटर में स्वेलिंग आ गई है। ये दोनों ही मसल स्पिंडल्स हैं, बट टाइप्स हैं उनकी डिफरेंट। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो इनके सेंटर में यूजुअली ग्रुप 1A, अच्छा जो सेंसरी इनके अंदर फाइबर्स इनसे सेंसरी जा रहे होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं वो सेंटर में बाउंड कॉइल्ड किए होते हैं, ठीक है, जिनको हम ग्रुप 1A फाइबर कहते हैं, दे आर बिलोंग टू ग्रुप 1A फाइबर्स। ठीक है, जो सेकेंडरी होते हैं दे आर ग्रुप 2 फाइबर्स, और उनको हम सेकेंडरी एफरेंट्स कहते हैं। वो सेंटर में नहीं, वो साइड्स पर जो है वो जो ये फाइबर्स हैं इनके साइड्स पर, इनके एजेस पर ब्रांचिंग पैटर्न में मौजूद होते हैं, वो कॉइल नहीं कर रहे होते इनके अराउंड। ठीक है, तो ये प्लेट के इनके एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके अंदर दो तरह के फाइबर्स हैं। उसके अलावा ठीक है, अब इसमें आपको एक और चीज़ नजर आ रही है कि अब ऑब्वियसली सेंसरी रिसेप्टर तो जा रहे हैं इस मसल फाइबर से टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, जो क्या है प्राइमरी एफरेंट और सेकेंडरी एफरेंट, ये मैंने बता दिए। इसी तरह इफरेंट भी होंगे जो इसको आकर इनर्वेट कर रहे होंगे। जैसे मैंने बात की गैमा मोटर न्यूरॉन की, तो गैमा मोटर न्यूरॉन की भी दो टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास आता है डायनामिक गैमा फाइबर्स और एक स्टैटिक गैमा फाइबर्स। ठीक है, जो डायनामिक गैमा फाइबर्स होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं इन न्यूक्लियर बैग फाइबर्स के ऊपर, और स्टैटिक वाले दोनों पर हो जाते हैं। अभी हम इसकी फंक्शन में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो डायनामिक हमारे पास रिफ्लेक्स होता है ना, उसके अंदर सिर्फ ये वाला न्यूक्लियर बैग फाइबर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक है, और जो स्टैटिक वाला होता है उसके अंदर दोनों करे होते हैं, इस वजह से स्टैटिक की इनोवेशन दोनों पर होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अभी मैंने क्या बताया, दो चीजें बताई हैं। ये जो एफरेंट न्यूरॉन यहाँ से जा रहा होता है वो दो तरह से जा रहा होता है, एक सेंटर से थ्रू प्राइमरी एफरेंट जो ग्रुप 1A फाइबर होता है, और एक एजेस से जो कि ब्रांचिंग पैटर्न में होता है, और वो सेकेंडरी एफरेंट होता है ग्रुप 2 फाइबर्स। दूसरा जो मोटर यहाँ पर आ रहा होता है वो डायनामिक गैमा फाइबर्स होते हैं और स्टैटिक गैमा फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर बैग फाइबर्स और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स पर टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, इस प्राइमरी एफरेंट को हम प्राइमरी एंडिंग कहते हैं, और सेकेंडरी एफरेंट वाले को सेकेंडरी एंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये बुक में आपके लिखा हुआ है। प्राइमरी एंडिंग वाले को एनुलो स्पाइरल एंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि स्पाइरल पैटर्न में होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, इनकी थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, वो क्या है वो पढ़ लेते हैं। सेंसरी इनोवेशन ऑफ मसल स्पिंडल। सेंसरी इनोवेशन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी एंडिंग्स हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, प्राइमरी एंडिंग है और हमारे पास क्या है, सेकेंडरी एंडिंग है। अच्छा, जो हमारे पास मसल स्पिंडल है उसके स्टिमुलस क्या क्या होता है, लेंथनिंग ऑफ होल मसल स्ट्रेचेस द मिड पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और वो इस रिसेप्टर को एक्साइट कर सकता है। इवन इफ द लेंथ ऑफ एंटायर मसल डजंट चेंज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंड पोर्शन ऑफ स्पिंडल्स इंट्राफ्यूजल फाइबर स्ट्रेचेस द मिड पोर्शन ऑफ द स्पिंडल एंड देयरफॉर एक्साइट्स द रिसेप्टर। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो भी ये सेंस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मसल स्पिंडल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना कर सकता, मैंने आपको पहले ये बात बताई है, लेकिन इसके टर्मिनल एंड्स कर सकते हैं। और जब टर्मिनल एंड्स को कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, जब तो उसकी वजह से भी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो लेकिन मसल की लेंथ चेंज ना हो रही हो, आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ी नहीं, तो भी ये सेंस कर सकते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स, और फिर ये सिग्नल भेज सकते हैं टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, प्राइमरी एंडिंग और सेकेंडरी एंडिंग हमने पढ़ लिया है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स टू न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, न्यूक्लियर बैग मसल फाइबर्स एंड न्यूक्लियर चेन मसल फाइबर्स, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो न्यूक्लियर बैग्स हैं दे आर कॉन्ग्रीगेटेड इन एक्सपेंडेड बैग्स इन द सेंट्रल पोर्शन, और जो चेन फाइबर्स हैं ये दे आर हाफ एज लार्ज इन डायमीटर। ठीक है, डायमीटर इनका उनसे कम होता है, और दे हैव न्यूक्लियाई अलाइंड इन अ चेन थ्रू आउट द रिसेप्टर एरिया, एंड द प्राइमरी सेंसरी नर्व एंडिंग इज एक्साइटेड बाय बोथ द न्यूक्लियर बैग इंट्राफ्यूजल फाइबर्स एंड द न्यूक्लियर चेन फाइबर। जो प्राइमरी सेंसरी नर्व एंडिंग है ना, वो दोनों को दोनों से सिग्नल लेकर जा रही है, इफ यू कैन सी, तो ये प्राइमरी वाली इन दोनों से सिग्नल लेकर जा रही है। जबकि उसके बाद है, हाँ, कन्वर्सली द सेकेंडरी एंडिंग इज यूजुअली एक्साइटेड ओनली बाय न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। यहाँ पर दोनों शो की गई है, बट सेकेंडरी इज मोस्टली एक्साइटेड बाय न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। मोस्टली इसको ये वाले एक्साइट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है दो फिनोमिना है, स्टैटिक रिस्पॉन्स एंड डायनामिक रिस्पॉन्स। स्टैटिक रिस्पॉन्स और डायनामिक रिस्पॉन्स दे आर इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, स्टैटिक रिस्पॉन्स, जैसा कि स्टैटिक क्या है, मसल आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या आराम से रिलैक्स कर रहा है, उसमें स्लोली चेंज आ रहा है उसकी लेंथ के अंदर, तो हमारे पास दोनों तरह की सेंसरी एंडिंग स्टिमुलेट हो जाती हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। ठीक है, दोनों सेंसरी, अब ये मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। When the receptor portion of muscle spindle is stretched slowly, the number of impulses is transmitted from both the primary and secondary endings. दोनों से इंक्रीज होती है, और वो डिग्री ऑफ स्ट्रेचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे उतना, लेकिन स्लो स्ट्रेचिंग हो रही है तो उतना ज्यादा स्टिमुलस लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक रिस्पॉन्स, meaning that both the primary and secondary endings continue to transmit their signals for at least several minutes if the muscle spindles remain stretched.
बट सडनली अगर आप मसल को स्ट्रेच करते हैं, सडनली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा? दोनों नहीं होंगे। तो फिर सिग्नल किससे जाएगा? सिर्फ प्राइमरी एंडिंग से, ठीक है। सो प्राइमरी एंडिंग रिस्पॉन्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिसेप्टर लेंथ, डायनामिक रिस्पॉन्स। जब चेंज आएगा तो फिर उसको सेंस करेगा सिर्फ प्राइमरी एंडिंग और सडन चेंज होगा, तो इसको हम डायनामिक रिस्पॉन्स कहते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ द स्पिंडल रिसेप्टर इंक्रीजेस सडनली द प्राइमरी एंडिंग बट नॉट द सेकेंडरी एंडिंग इज स्टिमुलेटेड पावरफुली, द स्टिमुलस ऑफ प्राइमरी एंडिंग इज कॉल्ड द डायनामिक रिस्पॉन्स। और ये रैपिड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पिंडल लेंथ को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, ठीक है। और ये बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है, ठीक है। बट उसके अलावा क्या है? बट ओनली व्हाइल द लेंथ इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, दैट्स इट। और कन्वर्सली जब शॉर्टन होगा, ऑब्वियसली जब लेंथनिंग हो रही है सडन या सडन शॉर्टनिंग हो रही है, दोनों केसेस में ये एक्टिवेट होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास ये दोनों जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जब सेंस करता है तो वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन को भी सेंस करता है और उसकी रिलैक्सेशन को भी, यानी मसल स्पिंडल चाहे लेंथ में कमी आए चाहे ज्यादा आए, दोनों केसेस में सिग्नल भेजते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिग्नल पॉजिटिव होता है, ज्यादा इंपल्सेस जाती हैं, और जब मसल रिलैक्स कर रहा होता है थोड़े सिग्नल जाते हैं, वो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन होती है, बट सिग्नल जरूर जा रहे होते हैं। व्हेन द मसल इज एट रेस्ट तो आपके मसल स्पिंडल सिग्नल नहीं भेज रहे, अदरवाइज वो एक्टिव है, क्योंकि बिकॉज एक नॉर्मल टोन भी तो है ना मसल्स की जो वो मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्पॉन्सेज बाय गैमा मोटर न्यूरॉन्स। अब इन रिस्पॉन्सेज की इंटेंसिटी को मेंटेन क्या चीज करिए? गैमा मोटर न्यूरॉन्स, जो कि हम मोटर फाइबर्स भेज रहे हैं टुवर्ड्स दीज मसल स्पिंडल्स। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मोटर इनोवेशन आ रही है मसल स्पिंडल पर, वो भी दो में डिवाइड हो जाती है, गैमा डायनामिक में और गैमा स्टैटिक में, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने उसको पढ़ा था डायनामिक गैमा फाइबर एंड स्टैटिक गैमा फाइबर, तो सेम वही है, उनमें आकर जो है वो डिवाइड हो जाती है। और उसका फंक्शन क्या है कि जो गैमा डायनामिक वाली होती है ना, वो प्राइमरी एंडिंग को स्टिमुलेट कर रही होती है, यानी न्यूक्लियर बैग फाइबर्स को, न्यूक्लियर बैग फाइबर्स को। जो गैमा स्टैटिक है वो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को एक्साइट कर रही होती है। अब होता क्या है, बिकॉज क्यों एक्साइट कर रही है? क्योंकि जो हमारे पास अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डायनामिक रिस्पॉन्स में प्राइमरी एंडिंग वाले फाइबर्स इन्वॉल्व है, यानी प्राइमरी एंडिंग कौन सी थी? न्यूक्लियर बैग फाइबर्स में थे वो मोस्टली। तो इस वजह से गैमा डायनामिक भी न्यूक्लियर बैक फाइबर्स में है और गैमा स्टैटिक, बिकॉज स्टैटिक रिस्पॉन्स में दोनों है, तो लेकिन गैमा स्टैटिक जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर चेन फाइबर्स में आती है। सेकेंडली कि जब गैमा डायनामिक फाइबर्स न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को एक्साइट करती हैं तो डायनामिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और वो इनहैंस होता है, जबकि गैमा स्टैटिक जब स्टिमुलेट होंगे और वो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को एक्साइट करेंगे तो हमारे पास स्टैटिक रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा, तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर हम गैमा एस फाइबर्स को करते हैं, गैमा डी को करेंगे तो सडन कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। और जब हम विड्रॉल रिफ्लेक्स है जैसे, या स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, ठीक है, तो उसमें गैमा डी फाइबर स्टिमुलेट होती है, बिकॉज हमें सडन कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है, हम सडन हॉट ऑब्जेक्ट से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये इसकी जो है वो एप्लीकेशन है। और ये मैंने कंटिन्यूस डिस्चार्ज वाली भी आपको बात बता दी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल और नॉर्मल भी हमारी जो है वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यूसली जा रहे होते हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं लगता। सो अब हम डिस्कस करेंगे मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स।